आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी से हर कोई है परेशान। अच्छी सेहत के लिए नहीं मिल रहा है कोई निदान। नेशन वन पर डॉक्टर्स करेंगे आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान। तो देखिए हमारा खास प्रोग्राम नेशन हेल्थ प्लस सिर्फ नेशन वन पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं आपके साथ लिली। हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, हर बार हम आपकी मुलाकात किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से कराते हैं और इसी कड़ी में आज हमारे साथ कैलाश अस्पताल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर अंकुर कपूर मौजूद हैं, जिनसे हम ब्रेन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, न्यूरो सर्जन हैं आप, किस किस तरीके की जो बीमारी से जूझने वाले लोग हैं, किस तरीके के मरीज जो है आपके पास आते हैं? देखिए, न्यूरो सर्जरी का स्कोप काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। हम दिमाग की बात करें तो ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर यानी कि दिमाग के अंदर रसौली, जो कि दिमाग की अपनी रसौली या कहीं से फैल कर दिमाग में आ गई, मिर्गी की तकलीफ देर तक रहनी जिसमें ऑपरेशन की आवश्यकता पड़े, इसके सिवा एक्सीडेंट के कारण दिमाग में चोट लगना, ब्रेन हेमरेज होना, दिमाग के फ्रैक्चर्स एवं स्पाइन जिसमें कि सर्वाइकल स्पाइन, नीचे डिस्क का तकलीफ, रीढ़ की हड्डी का आगे पीछे खिसक जाना, रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन व ट्यूमर होना, ये सब चीज़ें आमतौर पर न्यूरो सर्जरी के पर्सपेक्टिव में आती हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा ब्रेन में ट्यूमर का होना। जी। ब्रेन ट्यूमर के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। क्या होता है ब्रेन ट्यूमर और किस तरीके से ये हमारे दिमाग में डेवलप होता है? क्या ये दिमाग में डेवलप होता है या कहीं और से भी? जी। ब्रेन ट्यूमर जो है एक तरह की रसौली है। ये बहुत ही वाइड टर्म है। ब्रेन ट्यूमर दिमाग का अपना ट्यूमर हो सकता है, यानी कि जो दिमाग के सेल्स हैं उनका अनियंत्रित रूप से ग्रो करते जाना, वह हो सकता है, या वह शरीर के किसी और हिस्से से फैलकर दिमाग में अंदर आ जाए, वह भी हो सकता है, जिसे मेटास्टेसिस कहा जाता है। ब्रेन ट्यूमर कम फैलने या ज़्यादा फैलने वाली श्रेणी के हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि कम फैलने वाले जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं उन्हें अगर समय पर इलाज करा लिया जाए तो बेहतर इलाज हो सकता है एवं मरीज को एक स्वस्थ जीवन मिल सकता है। कितना खतरनाक होता है अदरवाइज? जी, ब्रेन ट्यूमर कितना खतरनाक है यह उसकी स्टेज निर्धारित करती है। उसके अंदर किस प्रकार के सेल्स हैं, जो सेल्स हैं वह कितना फैलने की क्षमता रखते हैं, वह कितनी जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये निर्धारित करता है कि पेशेंट का ब्रेन ट्यूमर कितने रिस्क पर रहेगा। आमतौर पर यदि ब्रेन ट्यूमर के कारण पेशेंट जल्दी की स्टेज में ही डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, MRI CT स्कैन द्वारा पता चल पाता है और वह ऑपरेशन समय पर हो जाता है, तो उसका आगे अच्छा कंट्रोल रह पाता है। अदरवाइज अगर ट्यूमर फैलने वाले ट्यूमर में है, जिस तरह के ग्लायोब्लास्टोमा एक ट्यूमर की श्रेणी है जिसमें ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी व रेडियोथेरेपी भी देनी पड़ती है। इसके पश्चात भी अधिकतर पेशेंट्स के पास केवल 1 से 2 साल का समय ही रहता है। तो कुल मिलाकर ब्रेन ट्यूमर में इलाज संभव है यदि समय पेशेंट जो है समय रहते डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साहब, ट्यूमर के कारण क्या होते हैं? ट्यूमर जो है वो हमारे ब्रेन तक किस तरह पहुंचता है या वहां पर क्यों डेवलप हो जाता है? जी, कोई भी ट्यूमर जो ग्रो करता है ये बेसिकली एक सेल का साइकिल होता है। हर सेल ने जीवन लेना है और फिर मर जाना है। तो यह साइकिल अगर नियंत्रण से बाहर चली जाए, जिसमें सेल मल्टीप्लाई हों लेकिन फिर ख़त्म ना हो पाएं, तो कोई भी ट्यूमर का कारण यही रहता है कि सेल्स जो मल्टीप्लाई होते जाते हैं और अपने आप में एक गुच्छा सा बन जाता है जिसे ट्यूमर कहा जाता है। यह ट्यूमर के अंदर ब्लड की वेसल्स होते हैं, इसको ऑक्सीजन और खून की ज़रूरत पड़ती है और ये खून और ऑक्सीजन ये आसपास के नॉर्मल सेल से लेता है। इस कारण से यह तेज़ी से ग्रो करता है और समय के साथ ब्लड और ऑक्सीजन लेने से आसपास के सेल्स के लिए जो ऑक्सीजन होती है वह कम हो जाती है।
इसके कारण कई प्रकार के हो सकते हैं, जिस तरह रेडिएशन यानी किरणों का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होना, कुछ तरह के केमिकल्स का एक्सपोजर होना, कुछ सिंड्रोम यानी कोई बीमारी जो बचपन से आती है एवं कई सारे अंगों को शरीर में इन्वॉल्व करती है, जैसे दिमाग के अंदर ट्यूमर जिसके साथ में आंतड़ियों का, पेट का, छाती का, हाथ पांव की कोई तकलीफ जन्म से हो। अगर किसी को घर में पहले से किसी को ब्रेन ट्यूमर की तकलीफ रही है तो यह पीढ़ियों में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो जेनेटिक कंपोनेंट भी ब्रेन ट्यूमर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो नवजात शिशु होते हैं तो क्या गर्भ में भी ये बीमारी जो है बच्चे तक पहुंच सकती है? जी, अगर ब्रेन ट्यूमर है, कुछ तरह के सिंड्रोम हैं, तो उसका पता अल्ट्रासाउंड द्वारा पता चल पाता है कि ऐसी कोई चीज़ है। इसको कंजेनाइटल टेराटोमा की विशेषज्ञ टर्म से कहा जाता है। यह अधिकतर बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं और बहुत ही छोटे नवजात शिशु में इस तरह का ट्यूमर होना अपने आप में एक काफ़ी मुश्किल सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि यह बहुत जल्दी आकार बदल लेता है और टोटल बच्चे का वज़न इतना कम होता है, खून जो है वो बहुत कम होता है, तो यह ऑपरेशन काफ़ी जोखिम भरे रहते हैं। तो इसके आगे आने वाले जो परिणाम हैं, दुष्परिणाम जिन्हें हम कहेंगे जी, वो क्या हो सकते हैं? जी, ब्रेन ट्यूमर जो है यह अगर ग्रो करता रहता है तो इससे दिमाग के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि दिमाग हमें समझना है कि एक बंद कैविटी की तरह है। जिस तरह एक कमरे के चारों तरफ दीवार है, उसी तरह दिमाग के चारों तरफ हड्डी है जिसे स्केलेटल कहा जाता है। तो यह स्केलेटल बोन जो है यह एक बंद कैविटी होने की वजह से जब कोई रसौली यानी ट्यूमर दिमाग के अंदर ग्रो करता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। यह प्रेशर बढ़ जाने से अधिकतर मरीज को सिर में दर्द रहना, उल्टी होना, आंखों से धुंधला दिखाई देना व चलने में लड़खड़ाना जैसी तकलीफें आती हैं, जिनका समय पर अगर इलाज ना हो तो पेशेंट कोमा की स्थिति में भी जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने कहा ब्रेन ट्यूमर की जो श्रेणी में आते हैं वो बात, लेकिन एक अमूमन भी कई बार देखने को मिला है कि सर में दर्द की शिकायत बहुत लोगों को रहती है जी, तो उसका क्या कारण है? जब आपके पास कोई पेशेंट आता है और आपसे ये कहता है कि उसको सर में दर्द है जी, तो देखिए सिर में क्या आप जी समझते हैं? जी सिर में दर्द के कई सारे कारण हो सकते हैं। जिस तरह सिंपल स्ट्रेस, आज के वातावरण में जिस प्रकार लोग एक स्ट्रेस भरा जीवन जी रहे हैं, प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, सोने उठने का कोई टाइम नहीं रह गया है, उस कारण स्ट्रेस अपने आप में कॉमन कारण है कि पेशेंट सिर दर्द के साथ प्रेजेंट करते हैं। इससे अलग माइग्रेन की तकलीफ जिसमें एपिसोडिक यानी कुछ कुछ समय पर रहकर बहुत तेज सिर में दर्द आना, साथ में उल्टी होना, वह भी पाया जाता है। इससे अलग दिमाग के अंदर कभी भी अगर कोई सिर दर्द 2 या 3 सप्ताह से ज़्यादा बना रहता है तो यह ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास, एक स्पेशलिस्ट के पास पहुंचकर एक सीटी स्कैन या एमआरआई अवश्य कराएं, क्योंकि यह एक खतरे की घंटी हो सकती है। दिमाग के अंदर अगर रसौली कोई है वो बढ़नी शुरू होती है तो शुरुआती तौर पर वो दिमाग में सिर में दर्द की शिकायत देती है। इस सिर दर्द की शिकायत जो ब्रेन ट्यूमर के कारण होता है, इसकी पहचान होती है कि यह सुबह में ज़्यादा होता है। कई बार मरीज की इस सिर दर्द से नींद भी खुल जाती है। धीरे धीरे समय रहने के साथ यह सिर दर्द पूरा दिन रहने लगता है एवं इसके साथ दिमाग के अंदर प्रेशर बढ़ने के दूसरे सिम्टम यानी कि चलने में लड़खड़ाहट होना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, उल्टी का मन करना, उल्टी लगने से दिमाग का सिर का दर्द जो है वह कम हो जाना, ये सब लक्षण भी ब्रेन ट्यूमर की तकलीफ में पाए जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर आप बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर हमारे दर्शकों को दे रहे हैं कि यदि आपको सर दर्द है तो उसे हल्के में ना लें और तुरंत ही 2-3 हफ्ते का यदि आपका दर्द है तो उसके इलाज के लिए आप विशेषज्ञ डॉक्टर के पास संपर्क करें और आगे के इलाज को कंटिन्यू करें। डॉक्टर साहब, दिमाग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, बीपी जो है जी, बीपी हमारे दिमाग को किस तरीके से प्रभावित करता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जी जी कुछ पिछले 10-20 सालों में ऐसा पाया गया है कि आमतौर पर यंग एज पॉपुलेशन में माना जाता है कि ब्लड प्रेशर की तकलीफ नहीं होती। ब्लड प्रेशर जो है बूढ़े लोगों की तकलीफ होती है, लेकिन अब पाया जाता है कि यंग एज में 20 से 40 उम्र के लोग भी ब्लड प्रेशर की तकलीफ के शिकार हो रहे हैं। इसके कारण भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जिस तरह सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि दौड़ भाग में कुछ चलने फिरने का समय ही ना रहना बिजी शेड्यूल के कारण,
कोलेस्ट्रॉल का अधिक हो जाना, जिसके लिए आजकल फास्ट फूड जिसका प्रचलन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है वह भी है, मोटापा अपने आप में, डायबिटीज़, ये सब कारण हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का जो है चरण वो सोसाइटी में बढ़ रहा है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से दिमाग के अंदर जो खून की नसें हैं जिनको आर्टरीज कहा जाता है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाने से आर्टेरियोस्क्लेरोसिस यानी कि खून की नस के अंदर थोड़ी थोड़ी रुकावट होने लगती है। ये कैसे पता चले डॉक्टर साहब? जी, इसके लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि पेशेंट समय समय पर अपना कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं एवं ब्लड प्रेशर की आमतौर पर हर किसी को 15 दिन 1 महीने के समय पर ब्लड प्रेशर की जांच कराते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, पानी दिमाग में भर जाना ये भी अमूमन एक समस्या देखने को मिलती है जो कि इस मरीजों में ये खास देखने को मिलता है कि सर में दर्द है, दिमाग में पानी भर गया है। तो दिमाग में पानी भरना क्या है? जी, इस तकलीफ को हाइड्रोकेफेलस कहा जाता है। दिमाग के अंदर एक पानी का रास्ता होता है, इस रास्ते को वेंट्रिकुलर सिस्टम कहा जाता है। तो दिमाग के अंदर जो पानी है वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे होते हुए फाइनली नीचे यानी कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चला जाता है। यह पानी के रास्ते में रुकावट हो जाने से पीछे के एरिया में दिमाग के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि पानी का रास्ता रुक गया है। यह रुकावट किसी भी कारण से हो सकती है, जैसे कि ब्रेन हेमरेज, कोई दिमाग के अंदर रसौली यानी ब्रेन ट्यूमर, ठीक है, कुछ तरह के इन्फेक्शन जो पानी के रास्ते के एरिया को खराब कर दें। ये हो जाने से दिमाग के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है एवं इसके इलाज के लिए भी आज कई प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध होती है। जिस तरह शंट डाल सकते हैं जिससे दिमाग के अंदर से एक पाइप डाला जाता है जो चमड़ी से होते हुए अंदर पेट में आता है एवं दिमाग के अंदर जो पानी अधिक मात्रा में बन चुका है वह धीरे धीरे पेट के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। तो उससे कोई आगे किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं होती? जी, कुल मिलाकर दिमाग और स्पाइन का कोई भी ऑपरेशन जो होता है वह एक मेजर यानी कि बड़ा ऑपरेशन गिना जाता है और हर ऑपरेशन में कुछ प्रकार के जोखिम होते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट के पास अगर ठीक समय पर आकर इस चीज़ का इलाज करवाया जाए तो इसका इलाज मुमकिन है और काफ़ी अच्छा आगे समय पेशेंट्स जो है बिता सकते हैं। ब्रेन हेमरेज जो है वो कितना हानिकारक होता है और उसके लिए मरीज को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे कि इस तरीके की परेशानियों से ना? जी, ब्रेन हेमरेज भी आजकल इमरजेंसी में कॉमनली देखा जाता है। यंग एज और बूढ़े लोग दोनों लोगों में बराबर मात्रा में पाया जाता है। ब्रेन हेमरेज के कारणों की अगर बात करें तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना, उम्र के साथ ब्लड प्रेशर का जो दिमाग की नसें हैं उनका कमज़ोर हो जाना, उम्र के साथ जब दिमाग सिकुड़ जाता है तो दिमाग की हड्डी और दिमाग इसके बीच का डिस्टेंस जो है दिमाग के सिकुड़ने के कारण डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण जो खून की नसें हैं वह स्ट्रेच हो जाती हैं और यह ब्लीडिंग कर सकती हैं। यह तकलीफ बुढ़ापे में कॉमनली पाई जाती है। इस तकलीफ को क्रोनिक सबड्यूरल हेमेटोमा कहा जाता है। इसका बहुत ही सरल इलाज आज अवेलेबल है जिसमें मरीज की तकरीबन 1 ही दिन में छुट्टी कर दी जाती है एवं इस ऑपरेशन में बेहोशी भी नहीं करनी पड़ती। इसके सिवा अगर बात करें तो यंग उम्र में ब्लड प्रेशर की तकलीफ के कारण ब्रेन हेमरेज होना एवं कई बार एक्सीडेंट, जो पेशेंट कभी वेहिकुलर एक्सीडेंट के कारण दिमाग में चोट लगती है उसमें भी फ्रैक्चर के साथ कई प्रकार की ब्रेन हेमरेज पाई जा सकती है, जिस तरह एक्स्ट्राड्यूरल यानी दिमाग के ऊपर ब्लड का क्लॉट बन जाना जो कि दिमाग को प्रेस करता है। यह अपने आप में एक इमरजेंसी होती है एवं तुरंत ऑपरेशन कर इसमें जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ देखने को मिलती है कि कई बार जैसे ब्रेन इंजरी होती है एक्सीडेंट के बाद, उसके बाद जो बंदा है वो कोमा में चला जाता है, तो कोमा में जाना कितना डेंजरस हो सकता है, उसमें सर्वाइवल के क्या चांसेस होते हैं? देखिए, हेड इंजरी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोमा की चोट दिमाग के अंदर गहरी चोट लगने से या कई बार जिसे आम भाषा में गुम चोट कहा जाता है वह भी एक चोट होती है जिसमें दिमाग के अंदर गहरे फाइबर्स जो होते हैं उनका ट्विस्ट हो जाना, यानी चोट लगने पर जब कोई चलती हुई चीज़ अचानक रुक जाती है, इस तकलीफ को डिसिलरेशन इंजरी कहा जाता है, जिसके अंदर दिमाग के वाइट मैटर फाइबर्स जो हैं उनमें एक शेयरिंग इंजरी होती है। इसके कारण पेशेंट डीप कोमा में चले जाते हैं। अधिकतर आमतौर पर जब सीटी स्कैन किया जाता है तो कोई भी चोट नज़र नहीं आती, लेकिन पेशेंट डीप कोमा में रहते हैं। ऐसी तकलीफ़ों में
पेशेंट कितना समय कोमा पे रहे, ये काफ़ी सारे कारणों पर डिपेंड करता है। जैसे कि मरीज़ को एक्सीडेंट होने के बाद कितनी देर में अस्पताल लाया गया, जब मरीज़ लाए गए तब वो कितने कोमा की स्थिति में ऑलरेडी जा चुके थे, क्या उनको शरीर में किसी और तरह की चोट तो नहीं लगी थी, जैसे छाती में चोट होना, पेट में चोट होना, टांग में फ्रैक्चर होना, क्या पेशेंट को ठीक समय पर ट्यूब डालकर ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हुई थी। तो इस तरह के कारण जो हैं वो डिफाइन करते हैं कि पेशेंट कितना समय कोमा में रहेगा। जी, तो कितना इंजूरियस ये हो सकता है पेशेंट के लिए? जी, आपके माध्यम से मैं आम देखने वाली ये जनता को ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। मोटर व्हीकुलर एक्सीडेंट सोसाइटी में 20 से 40 वर्ष आयु के लोगों को इन्वॉल्व करता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी पढ़ाई पूरी करके अपनी दिनचर्या अर्न करनी शुरू करी है। इन लोगों के एक्सीडेंट द्वारा अफेक्ट हो जाने से केवल वह ही नहीं, उन पर निर्भर पूरा परिवार सफ़र करता है। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, व्हीकुलर एक्सीडेंट से बचने के लिए दो पहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल अवश्य करें, गाड़ी चलाते हुए कभी मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, एवं रसायन यानी कि अल्कोहल कुछ का सेवन करने पर कृपया गाड़ी ना चलाएं, यह जानलेवा हो सकता है। तो क्योंकि हेड इंजरीज जो है उनको आप काफ़ी फेस करते हैं, इसलिए आप इस तरह का मैसेज देना चाहते हैं। और अपने आप में ये एक समाज के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कि वाकई में डॉक्टर साहब ने सही बात कही कि जो यंग बच्चे हैं जिन्होंने अभी अपना जीवन शुरू किया है और उन पर बहुत सारा पूरा परिवार जिसको कहते हैं निर्भर होता है, निर्भर करता है। कितनी मुश्किल से माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर डॉक्टर साहब ने कही है। डॉक्टर साहब, अचानक से फालिस पड़ जाना जिसको हम कहते हैं, जी, वो क्या होता है? पैरालिसिस अचानक से हो जाने को स्ट्रोक कहा जाता है। ये 2 प्रकार का होता है। पहले प्रकार में कोई खून की नस दिमाग के अंदर बंद हो जाने से उस दिमाग के क्षेत्र को खून का सप्लाई खत्म हो जाता है, जिससे वो एरिया डेड हो जाता है। इसको इस्चेमिक स्ट्रोक कहा जाता है, यानी खून का सप्लाई बंद हो गया है। दूसरे प्रकार का स्ट्रोक हेमरेजिक स्ट्रोक कहा जाता है, जिसमें दिमाग के अंदर कोई खून की नस अचानक से फट जाती है। यह अक्सर ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से पाया जाता है। दोनों प्रकार के जो स्ट्रोक हैं ये जीवन के लिए खतरनाक होते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक यानी जिसमें ब्रेन हेमरेज होता है, उसमें पाया जाता है कि अधिकतर पेशेंट अचानक से बेहोश हो जाते हैं, उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है, एक तरफ हाथ पांव जो है उसकी ताकत कमी हो जाती है, कई बार चेहरे पर और आधे हिस्से में सुनपन आ जाता है। तो यह दोनों प्रकार के स्ट्रोक में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जल्दी से जल्दी किसी ऐसे अस्पताल में जाया जाए जहां पर न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जरी की सेवाएं उपलब्ध हों, ताकि डॉक्टर तुरंत सीटी स्कैन MRI कर इलाज शुरू कर सकें। तो कितना परसेंट चांसेस होते हैं जो पैरालिटिक एरियाज हैं आपकी बॉडी के वो ठीक हों? जी, वह एरिया ठीक हो या कुल मिलाकर इस पर निर्धारित करता है कि पेशेंट कितनी देर में अस्पताल में पहुंच गए हैं। जो इस्चेमिक स्ट्रोक यानी कि जिसमें खून का सप्लाई बंद हो जाता है, अगर पेशेंट तकलीफ होने के 3 घंटे के अंदर अंदर अस्पताल पहुंच जाते हैं तो उनको थ्रोम्बोलिसिस यानी खून का क्लॉट को डिसॉल्व करने वाला इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके बाद करीब 70 से 80% पेशेंट्स में वह खून डिसॉल्व हो जाता है क्लॉट, एवं हाथ पांव में आई वीकनेस को ठीक किया जा सकता है। हेमरेजिक स्ट्रोक यानी जिसमें दिमाग की खून की नस फटती है, उसमें वो कौन से एरिया को इन्वॉल्व किया है दिमाग का, वह निर्धारित करता है कि पेशेंट के हाथ पांव में कितनी इम्प्रूवमेंट आएगी। ऐसे कुछ केसेस को ऑपरेशन के लिए लेना पड़ता है, जबकि बाकी यानी डीप सीटेड अगर दिमाग के गहरे हिस्से में ब्रेन हेमरेज है जिसको ऑपरेशन द्वारा नहीं निकाला जा सकता, उसमें पेशेंट को अगर जरूरत पड़े तो वेंटिलेटर का सपोर्ट देना पड़ता है और वह समय के साथ धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है। ऐसे मरीजों में हाथ पांव की वीकनेस ठीक होने में अच्छा खासा समय लग सकता है। वेंटिलेटर की हमने यहाँ पर बात की है, तो कितने समय तक जो है वेंटिलेटर में आप मरीज को रख सकते हैं? जी, वेंटिलेटर न्यूरोसर्जरी में एक बहुत ज़रूरी इक्विपमेंट है। आप बात करें अगर हम ब्रेन ट्यूमर भी ऑपरेट करते हैं तो हम चाहते हैं कि ऑपरेशन के बाद पहले 12 से 24 घंटे पेशेंट के दिमाग को आराम मिले, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड रहे, इसके लिए हम वेंटिलेटर पर लगाते हैं। अगर बात करें कि कोई स्ट्रोक यानी पैरालिसिस का मरीज़ है या कोई हेड इंजरी का मरीज़ है जिसको वेंटिलेटर लगा है, तो वेंटिलेटर कितनी देर रखना पड़ेगा यह कई सारे कारणों पर डिपेंड
करता है। जी। जैसे कि मरीज की कोमा की स्थिति कितनी है। जी। अगर कोई मरीज गहरे कोमा में है तो उसे देर तक वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वह मरीज हल्के कोमा में है तो अधिकतर मरीजों में 48 से 72 घंटे का वेंटिलेटर सपोर्ट काफ़ी होता है। उसके बाद हम धीरे धीरे वेंटिलेटर का सपोर्ट कम करके देखते हैं कि मरीज़ खुद से कितना अच्छा कोशिश कर सकते हैं सांस लेने की। तो जो मरीज़ अच्छे से सांस ले पाते हैं उनका वेंटिलेटर हट जाता है। कई बार गहरी चोट, जिसको डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी कहा जाता है, ऐसे मरीज़ अगर डीप कोमा की स्थिति में होते हैं तो ऐसे मरीजों को देर तक वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे मरीजों में भी गले से रास्ता बना दिया जाता है जिसे ट्रैकियोस्टमी कहा जाता है, जिसके बाद हम कोशिश करके धीरे धीरे वेंटिलेटर को हटा पाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी यहाँ पर आपसे हम ले रहे हैं न्यूरो से संबंधित। सर्वाइकल की यहाँ पर बात करेंगे। सर्वाइकल एक ऐसी नई बीमारी पैदा हो गई है जो कि अमूमन हर किसी छोटे बड़े को देखने को मिलती है और बहुत छोटी उम्र में भी जो है ये परेशानी देखने को मिल रही है। तो इसका कारण क्या है? हमारा लाइफस्टाइल है और इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है? और दूसरी एक और बीमारी है स्लिप डिस्क। तो इन दोनों के बारे में मैं आपसे जानकारी चाहूँगी। देखिए, सर्वाइकल जो तकलीफ है उसका सिंपल कारण है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भारी सामान उठाते रहना, मसल्स को स्ट्रॉन्ग ना बनाना एवं झुककर काम करना। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डियों का कर्वेचर है वह इस तरह का होता है कि अगर हमारे ये मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो हमारे स्केलेटल का वेट जो है वह पूरा रीढ़ की हड्डी पर आता है। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम ज़्यादा झुककर काम करते हैं एवं भारी सामान उठाते हैं तो ऐसे सब मरीज़ों को सर्वाइकल की तकलीफ जल्दी आ जाती है। अधिकतर पाया जाता है जो लोग जिम एक्टिविटी करते हैं एवं काफ़ी ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं उनको सर्वाइकल की तकलीफ आ सकती है। आजकल हमें दिखाई पड़ता है कि छोटे स्कूल के बच्चे जो हैवी बैग उठाकर रोज़ स्कूल जाते हैं उनको भी सर्वाइकल की तकलीफ आने लगी है। और एक नई चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वह है आजकल के मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, जिसने लोगों का सोसाइटी में चलने का ही चलन बदल दिया है। लोग जो सीधे देखकर चलते थे अब वो ऐसे देखकर चलते हैं। तो हर समय इस कदर रहना एवं जो लोग कंप्यूटर पर ऑफिस में काम करते हैं वे भी कंप्यूटर को नीचे रखते हैं। तो झुककर काम करने से जो हमारा स्पाइन कैनाल है इसके अंदर डायमीटर कम हो जाता है तथा सर्वाइकल की तकलीफ जल्दी आती है। इसके साथ साथ मोटापे का होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल का रहना, यह भी सर्वाइकल की तकलीफ को बढ़ाता है। तो सर्वाइकल हमें ना हो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है जी। और क्या इसमें कोई मेडिकेशन भी ज़रूरी होता है, ये भी आप जानना है। जी, सर्वाइकल की तकलीफ ना हो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हम सबको सीखनी है वह है अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स का मतलब है प्रॉपर पोस्चर जिसमें हमें बैठकर काम करना है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए अगर हम ऑफिस में हैं तो कंप्यूटर हमारे बिल्कुल आंखों के सामने होना चाहिए ताकि हम आगे झुककर ना करें। हम अधिकतर अपने मरीजों को बताते हैं कि घर पर जब आ जाएं तो डाइनिंग टेबल के ऊपर हाथ ऐसे सामने रखकर मोबाइल देखें, ना कि नीचे देखकर, क्योंकि झुकना जो है वह भी सर्वाइकल की तकलीफ को बढ़ाता है। इसके साथ जिन मरीजों को सर्वाइकल की तकलीफ की शुरुआत होती है उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है, जिसमें कि अल्ट्रासोनिक, टेंस, हॉट पैकिंग, ये सब मोडेलिटीज़ को यूज़ किया जाता है दर्द के निवारण के लिए। और इसके साथ कुछ तरह की दवाएं जो हम कुछ समय के लिए देना चाहते हैं। अगर ये जो मसल्स हैं हमारे गर्दन की, अगर इन मसल्स में स्पाज़म आ गया है और धीरे धीरे यह दर्द जो है कंधे से होते हुए हाथ में आ रहा है तो ऐसे मरीजों को अधिकतर 1 से 2 हफ्ते की दवाओं से बहुत आराम मिलता है। इन दवाओं का कोई साइड इफेक्ट? जी, दवाएं अगर ज़्यादा तकलीफ है तो स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ कभी देनी पड़ती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट में थोड़ा नींद का असर रहना, सुबह उठने पर हल्का नशा लगना एवं चक्कर की तकलीफ लगना। उसके लिए हम बताते हैं कि मरीज़ को ये दवाएं केवल रात को सोते समय लेनी चाहिए ताकि जब वो सुबह उठें तो वो फ्रेश फील करें। स्लिप डिस्क की बात करेंगे। जी, स्लिप डिस्क का भी प्रचलन अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कुछ हद तक ये भी कह सकते हैं कि पिछले 20-25 वर्षों से MRI की अवेलेबिलिटी ने जागरूकता बढ़ा दी है। तो स्लिप डिस्क के कारणों की बात करें तो इसमें भी मोटापे का होना, ज़्यादा झुककर काम करना, भारी वजन उठाना एवं एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में रहना, चलना फिरना ना करना, यह पाया जाता है। तो कुल मिलाकर हमें अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अपने लिए समय ज़रूर निकालें, 1 घंटा ज़रूर चलें, वज़न कम रखें, मीठे का एवं तले हुए पदार्थ का सेवन कम करें, यह बहुत ज़रूरी है।
स्लिप डिस्क की तकलीफ जो है वह कमर में दर्द एवं कमर से कूल्हे से होते हुए नीचे पाँव तक दर्द का जाना, पाँव में झंझनाहट व सुनपन करना एवं चलने में बैठने में मुश्किल करना, इस तरह की तकलीफ से प्रेजेंट करती है। स्लिप डिस्क की तकलीफ के डायग्नोसिस के लिए एमआरआई जो होता है वह अनिवार्य है। एमआरआई करने के बाद पाया जाता है कि जो डिस्क होती है, यानी एक रीढ़ की हड्डी और दूसरी रीढ़ की हड्डी के बीच में जो डिस्क होती है, समय के साथ इसका पानी कम होता रहता है। इसको डेसिकेटेड डिस्क कहा जाता है, यानी डिस्क के अंदर पानी की कमी होना। यह तकलीफ आप मानेंगे नहीं कि 10-15 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती है और बढ़ते बढ़ते 30-40 की आयु तक आते आते वे तकलीफ देने लगती है। यह तकलीफ जब बढ़ जाती है तो जो पाँव की नस निकल रही है वहाँ पर सूजन देती है। अधिकतर ऐसे पेशेंट्स को शुरुआती स्टेज में कुछ समय रेस्ट लेने से, फिजियोथेरेपी लेने से एवं दर्द की दवाओं लेने से आराम आ जाता है। 100 में से 20 मरीज तकरीबन जिनको इस तकलीफ से 4 से 6 हफ्ते दवाई लेने के बाद भी आराम ना आए, उनके लिए आज बहुत तरह की मोडेलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें कि सिंपल जैसे ब्लॉक, जिसमें कि ऑपरेशन थिएटर लेकर उनको एक इंजेक्शन द्वारा दवाई कमर में डाल दी जाती है, उससे दर्द में आराम मिलता है। और ऐसे कुछ पेशेंट्स जिनमें ये सब चीज़ें कर दी गई हैं, जैसे दवाई दे दी गई हैं, फिजियोथेरेपी कर दी गई है, ब्लॉक लगा दिया गया है, उसके बाद भी आराम नहीं है, ऐसे पेशेंट्स में अगर नस पर दबाव ज़्यादा है तो उनको सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यह सर्जरी में बिल्कुल भी जोखिम नहीं है। मैं चाहूँगा आपके माध्यम से लोगों तक यह जागरूकता फैलाएं कि डिस्क की तकलीफ का इलाज संभव है और डिस्क का ऑपरेशन करने से पाँव की ताकत चली नहीं जाती, बल्कि तकलीफ हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, समय बहुत कम है, आपसे बहुत सारी यहाँ पर बातें की हैं, चिकित्सकीय सलाह के अलावा और भी बहुत सारी सलाह यहाँ पर आपने दी है। जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से नेशन वन के सभी श्रोताओं को यह संदेश देना चाहूँगा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, अपने लिए 1 घंटे का समय अवश्य निकालें, धूम्रपान मदिरा से दूर रहें एवं मोटापे पर कंट्रोल रखें। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। तो आपने सुना जाना कि अपने लाइफस्टाइल में हमें बहुत सारे चेंजेस करने चाहिए। जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारा खान पान है, उस पर नियंत्रण करें और अपने लिए वक्त जरूर निकालें। तो डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पर तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अगली कड़ी में आपकी मुलाकात किसी और डॉक्टर के साथ यहाँ पर करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और आप बने रहें नेशन वन के साथ। नमस्कार।